तो क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों फिर से आप लोगों का पार्ट 2 भूगोल के उद्योग चैप्टर का मैं एक पार्ट पढ़ा चुका था। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं नॉलेज दिया था और आज उसी उद्योग चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो मैं लेकर के आप सबके सामने आया हूँ। चैनल पर नया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ जानकारी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के साथ और कुछ जानकारी हम लोग पढ़ेंगे फिगर के साथ। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ना है हम लोग को। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले अब जो रह गया था हम लोग जो उद्योग ख़त्म किए थे, सूती उद्योग, चीनी उद्योग वगैरह ख़त्म किए थे, उसके बाद जो है रेशम वगैरह का ख़त्म किए थे और लॉ अयस्क ख़त्म किए थे। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं आज से एल्युमिनियम उद्योग में। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है ना, और इस उद्योग को क्या कहते हैं? धातु शोधन उद्योग, यानी कि ये धातु के द्वारा बनता है, अयस्क से बनता है, इसलिए इसका नाम है धातु शोधन उद्योग। ये कैसा होता है? तो बाबू ये हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का होता है। इसमें जल्दी से जो है जंग नहीं लगता है। ठीक है, और ये बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर माना जाता है। इसलिए बिजली का अधिकतर सामान आप जो देखते होंगे वो एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक ऐसा कच्चा माल है, इसके लिए जो कच्चा माल की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते हैं बॉक्साइट। यानी एल्युमिनियम का जो कच्चा माल होता है, एल्युमिनियम किससे बनता है? तो बॉक्साइट नाम के अयस्क से बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसका मुख्य जो कच्चा माल है वो क्या है? बॉक्साइट है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको देखना है कि लगभग 4 से 6 टन बॉक्साइट से 4 से 6 टन बॉक्साइट से 2 टन एल्युमिनियम जो है बनता है, और फिर उस 2 टन में से 1 टन एल्युमिनियम प्राप्त होता है अंत में। तो यानी 6 टन कम से कम बॉक्साइट चाहिए तब 1 टन एल्युमिनियम आपको बनेगा। ये आपको एल्युमिनियम उद्योग के बारे में जानकारियाँ हैं। उसके बाद भारत में इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी है जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि भारत विश्व में एल्युमिनियम का उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूछेगा कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट। पूछेगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है? तो ओडिशा में। एकदम याद रखना है, हूबहू ऑब्जेक्टिव मिलेगा, VVI है। और देश के कुल उत्पादन का ओडिशा में कितना होता है? 42% से लेकर के 50% उत्पादन कहाँ पे होता है? सिर्फ ओडिशा में एल्युमिनियम का फैक्ट्री ज़्यादा होता है। गुजरात में दूसरा स्थान है। गुजरात में कितना होता है? 17.35% लगभग जो है गुजरात और उड़ीसा में होता है। तीसरा जो इसका होता है ये झारखंड में होता है। कहाँ पे होता है? झारखंड में। तो दो जो स्टेट है सबसे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम का उत्पादन, उसका नाम क्या है बाबू? उड़ीसा और गुजरात। अब इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं एल्युमिनियम उद्योग के बारे में कि एल्युमिनियम उद्योग में जो याद रखना है कि मुख्य अयस्क जो होता है बॉक्साइट होता है, और इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है उड़ीसा का कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा, उत्तर प्रदेश का रेणुकट, महाराष्ट्र का रत्नागिरी। ये 4 जगह जो है महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है आपको। और इसके अलावा गुजरात में भी होता है। ठीक है, पहला स्थान पे उड़ीसा है, दूसरा पे गुजरात है। और आपके बुक में उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ भी दिया होगा, उत्तर प्रदेश भी दिया होगा और महाराष्ट्र भी दिया होगा। तो फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा होता है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर पर गुजरात होता है, उसके बाद बाकी बचा छत्तीसगढ़, यूपी और महाराष्ट्र में। तो एग्जाम में आपको पूछ देगा कि उड़ीसा के किस जगह पर सबसे अधिक एल्युमिनियम है? तो कोरबा। छत्तीसगढ़ के किस जगह पर? तो कोरबा। दोनों एक ही जगह है, इसलिए ये दोनों पैरेलल एक ही साथ होता है। ठीक ना। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है? रेणुकूट में। और महाराष्ट्र में कहाँ पे होता है? रत्नागिरी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं अगला, देखिए कि तांबा प्रगलन उद्योग। अब ये क्या होता है? तो देखिए अयस्क जो होता है, कोई भी अयस्क, उसका जो है सबसे पहले किया जाता है भर्जन, यानी उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। और भर्जन के बाद अंत में जो बचता है गल करके उसको क्या कहते हैं? तांबा। तो उच्च तापमान पर अयस्क को गर्म करना और उससे तांबा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तांबा प्रगलन कहते हैं। यानी तांबा बनाने वाला जो भट्ठी है वो कहाँ कहाँ है? तो झारखंड के घाटशिला में सबसे पहला, याद रखिएगा, भारत के प्रथम तांबा प्रगलन जो है उद्योग कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड के घाटशिला में। दूसरा कहाँ पर है? सबसे पुराना खान जो है तांबा का, वो कहाँ है बाबू रे? राजस्थान के खेतरी में। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तीसरा कहाँ है? तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। तूतीकोरिन नाम का जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर भी तांबा प्रगलन यानी तांबा बनाने के लिए भट्ठी होता है। भर्जन और निष्पादन आप लोगों ने पढ़ा होगा विज्ञान में, तो उसी विधि से तांबा बनाया जाता है। अब तांबा उद्योग के बाद जो नेक्स्ट आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक उद्योग के बारे में। रासायनिक उद्योग के बारे में क्या पढ़ना है? देखिए
भारत का जो रासायनिक उद्योग है विश्व में 12वां और एशिया में 3रा स्थान रखता है। 2 बात आपको याद रखना है, रासायनिक उद्योग जिसको रसायन केमिकल कहते हैं, और केमिकल से सभी तरह की चीज़ें बनते हैं। आप जितना भी प्रोडक्ट देखते हैं सब कुछ में रसायन की मात्रा होती है। खास करके आप देखिए ना, जो हम लोग के यहाँ जो DAP यूरिया वगैरह जो आता है वो क्या है, प्योर रासायनिक उद्योग है। कीटनाशक क्या है, रासायनिक उद्योग है। तो आपको याद रखना है कि पूरे भारत में ये 12वां स्थान है और एशिया में पूरे विश्व में 12वां स्थान और एशिया में भारत का 3रा स्थान है रासायनिक उद्योग में। ठीक है, अब रासायनिक उद्योग में भी 3 होते हैं, 3 तरह की चीज होती है। एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार, एक होता है सोडा ऐश। ठीक है, और एक होता है पेट्रोल। रासायनिक उद्योग के वर्ग में एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार और एक होता है सोडा ऐश, और दूसरा कार्बनिक में क्या होता है, एक होता है पेट्रोलियम। तो रासायनिक उद्योग में 2 तरह के वर्ग होते हैं, एक एसिड से रिलेटेड वर्ग, एक बेस से रिलेटेड वर्ग जिससे साबुन वगैरह बनता है, एक सोडा से रिलेटेड वर्ग। ठीक है, और एक होता है कार्बनिक जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं, और पेट्रोल से डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ग्रीस हो गया, टायर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्रूड ऑयल से बनता है, उसको क्या कहते हैं, पेट्रोलियम उद्योग। तो कहीं ना कहीं रासायनिक उद्योग 2 भागों में रासायनिक उद्योग को बांटा गया है। अब नेक्स्ट इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला जो हम लोग का है उर्वरक उद्योग। रासायनिक उद्योग के बाद क्या है, रासायनिक उद्योग में ही क्या आता है, उर्वरक उद्योग आता है। देखिए, भारत का सबसे पहले याद रखना है उर्वरक उद्योग कहाँ लगा था, 1906 ईस्वी में लगा था, रानीपेट तमिलनाडु में। रानीपेट तमिलनाडु में सबसे पहले आपको उर्वरक उद्योग की स्थापना हुई थी, और वास्तविक रूप से विकसित संयंत्र 1951 में सिंदरी में झारखंड में हुआ था। तो पूछेगा पहला, सबसे पहला उद्योग कहाँ लगा था, 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में। दूसरा पूछेगा कि विकसित उर्वरक उद्योग की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी, तो झारखंड में हुआ था, सिंदरी नाम के शहर में 1951 में। सब कुछ खाली ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब उसके बाद हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सीमेंट उद्योग। क्या है, सीमेंट उद्योग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का पहला सीमेंट उद्योग जो है 1904 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत का पहला सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में है, यहाँ पे स्थापना किया गया था। किसका, तो सीमेंट उद्योग का। और सीमेंट उद्योग में क्या क्या चाहिए होता है, सबसे मेन है चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, कोयला और एल्युमिनियम। ये 5 चीज़ों को मिला करके सीमेंट बनता है। ठीक है, उसके बाद सीमेंट सबसे अधिक हमारे देश में कहाँ पर है, पहला स्थान है मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान राजस्थान में है, तीसरा बिहार के डालमिया नगर में है, और चौथा झारखंड में है, और 5वां छत्तीसगढ़ में है। 5 प्रमुख राज्य का नाम पूछ देगा अगर आपसे तो सीमेंट के, तो आपको याद रखना है। अब देखिए, अब एक ऐसा उद्योग जिसको कहते हैं तैयार माल आधारित उद्योग। ठीक है, जिसमें आपको आता है रेलवे उद्योग। विद्युत चालित इंजन जो है जिसका नाम है चितरंजन, पश्चिम बंगाल में लोकोमोटिव वर्क्स में बनाया जाता है। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि विद्युत चालित इंजन का नाम क्या है, तो चितरंजन पूछेगा। चितरंजन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे क्या होता है, लोकोमोटिव वर्क्स, यानी रेलगाड़ी से संबंधित, रेलगाड़ी जो खराब होता है, रेलगाड़ी का संबंधित संपूर्ण काम यहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे, चितरंजन स्टेशन पर, चितरंजन में, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद पूछेगा डीजल चालित, विद्युत के लिए, बिजली के लिए, समझ में आ गया, बिजली का इंजन जो होता है रेल इंजन, वो कहाँ बनता है, चितरंजन। पूछेगा डीजल चालित इंजन, डीजल चालित रेल इंजन कहाँ बनता है, वाराणसी के यूपी में। याद रखिएगा, वाराणसी के यूपी में, इसको DLW कहते हैं। ठीक है, और एशिया का पूछेगा सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, जमालपुर, और ये कहाँ पर है बाबू रे, मुंगेर बिहार में। यानी जमालपुर मुंगेर बिहार में एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है रेल का, मतलब सर्विस सेंटर। और रेल पहिया जो है का कारखाना कहाँ पे बिहार में है, तो याद रखिएगा रेल पहिया का कारखाना कहाँ है, छपरा सारण बिहार में। छपरा के सारण, यानी सारण जिला में, छपरा में है, आपको रेल का पहिया बनता है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार सुन के याद रखना है। अब देखिए, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसको हम स्वच्छंद उद्योग के रूप से जानते हैं। ठीक है, फुलटूज या स्वच्छंद उद्योग,
अब जिससे जो कच्चे माल के बजाय कहीं भी आसानी से स्थापित किया जाता हो, जिसके लिए किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप एगो बनाते हैं, वो बल्ब बनाते हैं, तो बल्ब के लिए एगो ढक्कन चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, उसको सेट कर दीजिए, बल्ब बन गया। चार्जर के लिए सारा सामान चाहिए, सेट कर दीजिए, बन गया। मोबाइल बनाना है तो मोबाइल के लिए सारा सामान एक जगह इकट्ठा करिए, उसको जोड़ दीजिए, मोबाइल बन जाएगा। वैसा उद्योग जो कच्चे माल के बजाय कहीं भी स्थापित किया जाता हो, फुटलूज उद्योग कहलाता है या स्वच्छंद उद्योग कहलाता है। जैसे में टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, होजियरी हो गया, खिलौना उद्योग, ये सब जितना भी हो गया, ये सभी उद्योग जो हो गया, क्या हो गया, तो ये सभी उद्योग जो है इसको स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के उद्योग बाजार एवं प्रचार के माध्यम से बहुत ज़्यादा चलते हैं। यानी टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर, खिलौना सब का जो होता है, ये आपको प्रचार पर बेसी और प्रसार पे ज़्यादा चलता है। ठीक है। अब है स्वच्छंद उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो स्वच्छंद उद्योग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बेंगलुरु। सबसे ज़्यादा बिजली का काम, बिजली संबंधित जो सबसे अधिक काम होता है, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, उसका सबसे बड़ा अड्डा क्या है, हमारे देश का बेंगलुरु है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन सिटी भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क है, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसी सभी काम बेंगलुरु में सबसे अधिक होता है। दूसरा स्वच्छंद कहाँ पे है, मुंबई में। और तीसरा कहाँ पे है, कोलकाता में। और चौथा कहाँ, लुधियाना, पंजाब में। महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और पंजाब हो गया। इन सभी जगहों पर स्वच्छंद उद्योग है। ठीक है। अगर कोई बच्चा टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर इत्यादि का काम सीखना चाहता है और इसी के अंदर काम करना चाहता है, तो उसके लिए बेंगलुरु शहर सबसे मस्त है। अब है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान, तो देश के सकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी क्या है, अर्थशास्त्र में पढ़ाएंगे। समान रूप से कहते हैं कि एक साल में अपना देश में जितना सामान बनता है या जितना सामान अपना सब सेवा देते हैं या बेचते हैं, उसका कुल मुद्रा के रूप में जो आंका जाता है, उसको कहते हैं जीडीपी। और ये जीडीपी जो बढ़ता है वो किससे बढ़ता है, विनिर्माण उद्योग से। अब विनिर्माण उद्योग में एक ही उद्योग तो नहीं आया, हल्का उद्योग, मध्यम उद्योग, भारी उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, लोहा उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, सभी उद्योग से सरकार के खजाना में जो पैसा आता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। और इसका 17% भागीदारी विनिर्माण उद्योग से है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि 100 रुपया में 17 रुपया उद्योग से ही आता है देश में। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है अगला देखिए, वैश्वीकरण क्या होता है। ये भी आपको एकदम सोच समझ के हम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से। ये अर्थशास्त्र का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ ऐड किए। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। देखिए याद रखिएगा, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी के रूप में, तकनीकी के रूप में और व्यापारिक आदान प्रदान के रूप में जो होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वैश्वीकरण। अब इसका मैं आपको सिंपल माध्यम बताता हूँ कि आज पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। अमेरिका का टेक्नोलॉजी इंडिया में है, इंडिया का टेक्नोलॉजी कहीं और है, रूस का टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है। तो पूरी दुनिया जब एक साथ जुड़ जाती है ना, व्यापार करने लगती है, पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था एक दूसरे से चलने लगता है। जैसे मोदी जी अभी कह रहे सोना नहीं लेने के लिए, सोना बाहर से आता है, हम लोग धन देते हैं, सोना खरीदते हैं, वो धन कहाँ जाता है, विदेश में जाता है। तो यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। और किस किस माध्यम से हम लोग जोड़ सकते हैं, पूंजी के रूप में। अब कोई कंपनी आती है और हमारे भारत में कोई कंपनी खोलती है। अब एप्पल कंपनी यहाँ पे कोई खोलेगा, स्टोर लगाएगा, यहाँ पे एप्पल अपना स्टोर खोलेगा। तो मान लीजिए एप्पल यहाँ पे पूंजी लगाया कि नहीं लगाया। तो जब पूंजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से और व्यापार के आदान प्रदान के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था जब दुनिया के साथ जुड़ने लगे, अलग अलग देशों के साथ, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का हमारे भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ, तो हम लोग के यहाँ भारत में विदेशी मुद्रा का जो है भंडार में वृद्धि हुआ। यानी भारत में जब अर्थ आया है ना, तो भारत का मुद्रा नहीं बढ़ रहा है, दूसरे देश का मुद्रा जो है बढ़ रहा है। और भारत का भी मुद्रा बढ़ रहा है। भारत अगर कहीं पर कुछ लगाएगा तो वहाँ के देश जब कुछ खरीदेंगे तो भारत के लोगों का भी फायदा होगा। दूसरा बात है, जितना भी कंपनी वगैरह खुल रहा है, इससे क्या हो रहा है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। दो फायदा वैश्वीकरण का हो गया। अब तीसरा फायदा आप देखिए क्या होता है।
यानी लोगों की खरीदने की शक्ति और रहन सहन के स्तर में वृद्धि होता है। पहले इतना सारा टेक्नोलॉजी नहीं था, यूट्यूब नहीं था, डिजिटल बोर्ड नहीं था, लाइट नहीं था, लालटेन था, डिबिया जमाना था। तो जब ये विदेशी ताकतें, जब पश्चिमी चीज़ हमारे यहाँ आई तो हम लोग मॉडर्न होते गए और हम लोग के रहन सहन का तरीका बिल्कुल बदल गया। और लेकिन इसका एक गलत प्रभाव क्या पड़ रहा है कि छोटे छोटे जो उद्योग थे, जो घरेलू, जो घर में लोग करते थे, उसका महत्व कम हो रहा है और बाहरी चीज़ों का महत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब है कि उद्योग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, उद्योग जो है, वर्तमान समय में उद्योगों ने पर्यावरण का क्षरण किया है, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित किया है। चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो ध्वनि हो, चाहे मिट्टी प्रदूषण हो, ये चारों तरह का प्रदूषण इस उद्योग से होता है। एक सीमेंट उद्योग जहाँ पे लग गया, उसके आसपास अब खाली गर्दे गर्दा नजर आएगा, सारा खेत जो है बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उद्योग सकारात्मक तो है, रोजगार भी देता है, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ प्रदूषण जैसी समस्या भी आ रही है। और ये तो आपको पर्यावरणीय समस्या होगी और इससे मानवीय आपदा भी होता है। जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड करके एक गैस था, जो भोपाल में जहाँ पे गैस लीकेज हुआ था, एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम का गैस फैक्ट्री से निकल गया था, जिसमें 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में घटित हुआ था। और इसमें बहुत सारे लोग झुलस गए थे, वो बेचैन होकर मर गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उद्योग हमारे लिए वरदान भी है और कहीं कहीं अभिशाप भी है। तो ये इतना टॉपिक्स आपके इस उद्योग चैप्टर में था, जिसको मैंने पूरे अच्छे ढंग से कवर कर लिया है। आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।